नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी के मध्य में हम लेकर के पुनः उपस्थित हो चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। ऐसे प्रश्न होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में बगैर किसी इंतजार के। क्या है? मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। उपर्युक्त कथन किस नाटक से लिया गया है? एक और द्रोणाचार्य, आधे अधूरे, महाभोज, अंजू दीदी। आप सभी को अपना उत्तर करना है। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। तो ये कथन जो है किस नाटक से लिया गया है? तो आप सभी का जवाब है विकल्प सी। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का माना जाएगा, यानी महाभोज नाटक का ये कथन है। महाभोज मन्नू भंडारी जी के द्वारा रचित नाटक है। किसका है? मन्नू भंडारी जी का नाटक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। और इस नाटक में जो है सरोहा गांव का जिक्र है। इसके प्रमुख पात्र हैं दा साहेब, सुकुल बाबू, अप्पा साहेब, लखन सिंह, जमुना बहन, बिंदेश्वरी, विशेश्वर उर्फ बिस्सू इत्यादि। ये सब महत्वपूर्ण पात्र हैं इस नाटक के। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख है? मादल, इकतारा, बांसुरी, ढोल। सतपुड़ा के जंगल बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसमें किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया है? तो आप सभी लोगों का जवाब आया है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी ढोल का इस कविता में उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी की चर्चित कविता है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और इसमें ढोल वाद्यंत्र का जिक्र है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वितीय सप्तक के कवि हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। और द्वितीय सप्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1951 में। ये भी जो है प्रश्न आपका पूछा गया है। इसलिए सभी तथ्यों को बहुत ही बारीकी से आपको देखना है, समझना है। फिर जो है सतपुड़ा के जंगल कविता की प्रमुख पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, बन सके तो धंसो इनमें, धंस न पाती हवा जिनमें। उसके बाद में है, ये घिनौने घने जंगल, कंप से कनकने जंगल। फिर अगली पंक्ति है, धंसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। और सतपुड़ा के जंगल जो कविता है, इस कविता में और किन किन चीज़ों का जिक्र हुआ है? तो ढोल आपने अभी देखा, घास है, कास है, साल है, पलाश है, सांप है, मकड़ी है, मच्छर है, अजगर है, शेर है, बाघ है, मुर्गे हैं, तीतर है, गोंड जनजाति है, हिरन है, चांद है, दूरवा है, नदी है, निर्झर है, शंभु सुरेश इत्यादि। इन सभी का जिक्र जो है किया गया है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस कविता में किसका जिक्र हुआ है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक के पात्रों को उनके वक्तव्य के साथ में सुमेलित करना है। यानी आगरा बाजार नाटक है और किस पात्र का कौन सा कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, आपस में तू तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। तो ये जो है आपका कथन किसका है? तो ये कथन है किताब वाले का। फिर जो है दूसरा है,
अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से यह टोटा। तो ये कथन किसका है? ये बर्तन वाले का है। उसके बाद में आपका है अगला, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करें तो जर्रे को आफताब बना दें। ये कथन किसका है? हमजोली का है। उसके बाद में है, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन। तो ये कथन किसका है? ककड़ी वाले का। तो इसमें जो आपका कूट सही होगा विद्यार्थियों, वो कौन सा होगा? विकल्प सी आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। कौन सा? विकल्प सी। हबीब तनवीर जी के द्वारा रचित नाटक है आगरा बाजार। किसका नाटक है ये? हबीब तनवीर जी का। और इसका प्रकाशन 1954 में हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। कब प्रकाशन हुआ? 1954 में। इस नाटक में कुल 2 अंक हैं। और हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः से कौन सा कथन किसका है। तो सबसे पहले था, आपस में तू तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। ये किताब वाले का कथन है। दूसरा है, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से ये टोटा। ये बर्तन वाले का कथन है। फिर उसके बाद में है, बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करे तो जर्रे को आफताब बना दे। ये हमजोली का कथन है। फिर है, आपका दिमाग जैसे आसमान पर सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन। ये ककड़ी वाले का कथन है। फिर जो है, आगरा बाजार नाटक में पात्रों के आने का जो क्रम है उसे हम लोग जान लेते हैं। क्या क्रम है? पहले फ़कीर आता है, फिर लड्डू वाला, फिर तरबूज वाला, फिर बर्फ़ वाला, फिर ककड़ी वाला, उसके बाद कनवैलिया, फिर पान वाला, फिर मदारी, फिर रेवड़ी वाला, फिर चने वाला, फिर बर्तन वाला, उसके बाद में शुहदा, उसके बाद शायर, उसके बाद हमजूली और उसके बाद में किताब वाला आता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है? निबंध आप सभी के सामने हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, संस्कृति और सौंदर्य। तो ये निबंध आपके सामने हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है इनका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो प्रकाशन में आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अर्थात ए विकल्प आएगा। उसके बाद में जो प्रकाशन हुआ है इसमें शिव शंभू के चिट्ठे यानी कि फिर सी आएगा। फिर जिसका प्रकाशन हुआ है वो है आपका कविता क्या है यानी कि डी आ जाएगा। और फिर आपका आ जाएगा कौन सा प्रकाशन में, नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी कि बी आ जाएगा। और उसके बाद में आ जाएगा संस्कृति और सौंदर्य यानी कि ई। तो ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका क्रम है ए सी डी बी ई। जिस विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर है। तो कौन सा इसमें आपका कूट सही होगा उत्तर के रूप में, वो है आपका विकल्प बी राइट जवाब होगा। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं इनका प्रकाशन जो है कब हुआ है। तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रकाशन हुआ 1884 ईस्वी में। ये भी पूछा गया है। ददरी मेले में जो बलिया में भाषण दिया था भारतेंदु जी ने, वही निबंध हो जाता है आगे चलकर भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। फिर शिव शंभू के चिट्ठे, इसका प्रकाशन वर्ष 1903 और 7 के बीच में है। ये भी पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का। फिर उसके बाद में आपका है कविता क्या है। ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, कविता क्या है। प्रकाशन भी पूछा गया है और किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी पूछा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य प्रकाशन है 1982 ईस्वी और ये नामवर सिंह जी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। कविता क्या है, ये जो निबंध है सर्वप्रथम यानी कि पहली बार
सर्वप्रथम यानी कि पहली बार 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए पूछा गया प्रश्न है कई बार एग्जाम में। फिर उसके बाद में संस्कृत और सौंदर्य, ये जो निबंध है, इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल, कालिदास संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य का मर्म, जयशंकर प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर रहस्यवाद, विचार और वितर्क इत्यादि जो है व्यक्तियों और रचनाओं का जिक्र इसमें किया गया है। किसमें किया गया है? संस्कृत और सौंदर्य निबंध में, जो कि किसका है? नामवर सिंह जी का। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 में करना है। एक तरफ जो है पात्र हैं, दूसरी तरफ नाटक हैं। तो हम लोग जो है देखते हैं कौन से पात्र किस नाटक के हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले है लीला। लीला किस नाटक की पात्र है? एक और द्रोणाचार्य। फिर है दंतुल, आप सब जानते हैं, ये आषाढ़ का एक दिन यानी नाटक का पात्र है दंतुल। फिर अशोक, ये भी आप सबको पता है, आधे अधूरे नाटक का पात्र है। और देवकी ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। तो आप सभी का सही मिलान किया गया है। और कूट के रूप में जो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब होगा वो कौन सा होगा? इस प्रश्न में विकल्प बी आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। कूट के रूप में विकल्प बी। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष जी के द्वारा रचित नाटक है। किसका है? शंकर शेष जी का है, और ये पूछा गया है परीक्षा में। फिर आषाढ़ का एक दिन, आप सब जानते हैं, मोहन राकेश का है, ये भी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे अधूरे मोहन राकेश का है, ये भी पूछा गया है। और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ये भी पूछा गया है। यानी सभी प्रश्न आपके लिए, सभी तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। आप सभी का अगला प्रश्न है, क्या है? बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। ये किस कविता का, यानी किस कवि की कविता का अंश है? आप सभी को बताना है। विकल्प आपके सामने है। सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। पंक्तियों को एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। तो कौन सा इसका आपका सही जवाब होगा? विद्यार्थियों बताना है आप लोगों को। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब आया है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता का ये अंश है। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। यानी उपरोक्त जो कवितांश है ये छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है, और इस कविता के माध्यम से जीवन में सुख दुख दोनों की सत्यता को स्वीकार करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस कविता में क्या दिखाया गया है? जीवन में सुख और दुख ये दोनों सत्य हैं, आते जाते रहते हैं। उनकी मान्यता है कि दोनों के मधुर मिलन से ही जीवन पूर्ण और सार्थक बनता है। और ये कविता जो है आपकी, यानी जो आपने ऊपर देखी, ये परिवर्तन शीर्षक से ली गई है। और परिवर्तन शीर्षक जो कविता है ये पल्लव नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। किसमें? पल्लव में संग्रहित है। और जो है हम लोग महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं जो कि परिवर्तन कविता से हैं। आज कहाँ वो पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल। फिर है अगली पंक्ति, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल। फिर है किसी को कोने के सुख साज। अगली पंक्ति है जगत की शत कातर चित्कार। उसके बाद में है बजा लोहे के दंत कठोर। फिर जो है पंक्ति है एक ही तो असीम उल्लास। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला आपका प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यानी एक तरफ क्या है? विशेषण है, दूसरी तरफ विशेषण के प्रकार हैं। आप लोगों को बताना है कौन सा विशेषण किस प्रकार के अंतर्गत
आएगा। तो सबसे पहले क्या है आपका है अच्छा। क्या है अच्छा? तो अच्छा क्या है विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हो ये गुणवाचक विशेषण है, अच्छा बुरा ये सब गुण में आता है। फिर है आपका सवा। तो सवा क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा, जैसे आप कहते हैं सवा एक सवा दो। फिर है कुछ। तो कुछ किस में आएगा, कुछ आपका किस में आएगा, तो कुछ आएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाण माने होता है मात्रा में, और वह आप जानते हैं ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार आप सभी का यहाँ पर मिलान कर दिया गया है, और कूट के रूप में हम लोग देखते हैं तो उत्तर कौन सा इसमें सी है, विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। कूट के रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। विशेषण के भेद यानी कि प्रकारों को हम लोग जान लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो गुणवाचक विशेषण है जैसे ताजा, सच्चा, दानी, ये गुणवाचक हैं। सार्वनामिक विशेषण है यह, वह, कोई इत्यादि। उसके बाद में आपका अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है, और इसके भी भेद हैं जैसे गणनावाचक, तो एक चार पाँच ये गणनावाचक हो गया। फिर क्रमवाचक में पहला तीसरा पांचवा। आवर्त सूचक में तिगुना दूना चौगुना। समुदाय वाचक विशेषण में तीनों चारों पांचों, यानी यहाँ समुदाय की बात हो रही है। फिर है आपका प्रत्येक बोधक विशेषण। कौन सा है, प्रत्येक बोधक, इसमें हर एक, प्रत्येक, दो दो इत्यादि आता है। उसके बाद में संख्यावाचक का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, कितने लोग हैं कोई निश्चित नहीं, बहुत लोग कितने हैं कुछ पता नहीं, अधिकांश लोग कितने हैं कुछ पता नहीं है। उसके बाद में आपका है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने मात्रा होता है। इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक यानी 2 गज कपड़ा, 4 सेर घी, 10 हाथ जमीन, तो क्या है ये निश्चित है। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या है, बहुत घी है, कितना है कुछ नहीं कन्फर्म है, पूरा धन, सब आनंद इत्यादि, ये सब अनिश्चित में आएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। शेखर एक जीवनी क्या है, ये हिंदी जगत का चर्चित उपन्यास है, और शेखर उसमें एक पात्र है। वो क्या करता है, एक समिति बनाता है जिसका नाम है एंटीगोनम क्लब। तो इसके सदस्य कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन से सदस्य हैं। क्या कुमार है इसका सदस्य, तो कुमार इसका सदस्य नहीं है। क्या सदाशिव है, तो सदाशिव है इसका सदस्य। फिर क्या ईश्वर दत्त इसका सदस्य है, नहीं है। क्या राघवन है, राघवन सदस्य है। क्या देवदास है, देवदास भी सदस्य है। तो बी, डी और ई ये जो है शेखर द्वारा बनाई गई एंटीगोनम क्लब के सदस्य हैं, यानी सदाशिव, राघवन और देवदास। तो बी, डी, ई जिस विकल्प में है वो आपका सही उत्तर है। किसमें है, आपका विकल्प डी में है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी के द्वारा रचा गया एक जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष का उचित अर्थ क्या है। क्या मोक्ष का अर्थ निर्वाण है, क्या मोक्ष का अर्थ विवाह है। आगे के विकल्प हम लोग देखते हैं। क्या मोक्ष का अर्थ विवाह विच्छेद अर्थात तलाक है, या देश निकाला है। प्रश्न एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवसामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, और इस संवाद में मोक्ष का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों का जवाब दिया गया है विद्यार्थियों विकल्प सी। तो राइट आंसर होगा, यानी मोक्ष का अर्थ क्या है, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। क्या है इसका अर्थ, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक।
ध्रुवशामिनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित ये नाटक है। किसका है ध्रुवशामिनी नाटक? जयशंकर प्रसाद जी का है। और कैसा नाटक है ये? नायिका प्रधान नाटक है। कैसा? नायिका प्रधान नाटक है। और इस नाटक में जो है पुरोहित का संवाद है। क्या कहता है पुरोहित? राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वो क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुवशामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। बहुत ही शानदार कथन है ये ध्रुवशामिनी नाटक में। किसका है? पुरोहित का ये कथन है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वो नीचे धंसती चली जा रही हो। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? कोसी का घटवार, राजा निर्वंशिया, अपना अपना भाग्य, परिंदे। बहुत ही ये हिंदी जगत की एक शानदार कहानी है जिसका ये महत्वपूर्ण कथन है। एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वो नीचे धंसती चली जा रही हो। अगर आप सभी ने ये कहानी पढ़ी है तो आपका शानदार जवाब इस प्रश्न के लिए आएगा। तो इस प्रश्न का आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प बी, तो राइट जवाब माना जाएगा। राजा निर्वंशिया कहानी का ये कथन है जो कि कमलेश्वर जी की महत्वपूर्ण कहानी है। किसकी कहानी है ये राजा निर्वंशिया? तो इसके रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। फिर जो है राजा निर्वंशिया कहानी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहानीकार कौन है? कमलेश्वर जी, अभी आपने ऊपर देखा। इसके पात्र कौन से हैं? बचन सिंह ये कंपाउंडर है, चंदा, जगपति, दयाराम, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। बचन सिंह, चंदा, जगपति और दयाराम। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि दयाराम किस कहानी का पात्र है? तो ये आप जान रहे हैं राजा निर्वंशिया कहानी का पात्र है। और ये जो कहानी है जगपति नामक व्यक्ति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त चंदा नामक स्त्री पात्र की कहानी है। ये सार रूप में विषय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जगपति नामक व्यक्ति की बीमारी होती है और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त जो चंदा है उस स्त्री की कहानी है राजा निर्वंशिया। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण अंश है, पढ़िएगा आप लोग कभी मौका मिले। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। फिर जो है कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी जी के द्वारा रचित है, आप सब जानते हो। और ये प्रश्न पूछा गया है किसकी कहानी है? शेखर जोशी की। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। और ये कहानी और कहानी संग्रह दोनों है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। यानी सभी ये प्रश्न तथ्य महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत हैं? एक बहुत ही शानदार निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, और उसके बारे में जो है बताना है कि कौन कौन से कथन जो है इस निबंध से लिए गए हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, मैं अशेष मंगल कामनाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों से झांकता हूँ। क्या ये कथन कविता क्या निबंध से लिया गया है? तो ये नहीं लिया गया है। हम लोग अगले कथन को देखते हैं, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच
में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। क्या ये कथन है कविता क्या निबंध से? तो ये है। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। फिर अगला है, वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। क्या ये कथन है कविता क्या निबंध से? तो ये है। वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। आगे के कथनों को हम लोग देखते हैं। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। क्या ये कथन है निबंध का? नहीं है। फिर अगला है, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। क्या ये कथन है कविता क्या निबंध में? तो ये है। सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं है। तो यानी बी, सी और ई ये तीन कथन हैं आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी आप सभी का राइट आंसर माना जाएगा। कूट के रूप में हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। जिनके रूप या कर्म कलाप प्रवृत्त होता है, ये पंक्तियां कविता क्या निबंध है। और निबंध के उपशीर्षक कहाँ से ली गई हैं? कविता पर अत्याचार से। उसके बाद में है, वर्ण वस्तु और वर्णन प्रणाली कर दी गई है तथा सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने काव्य अलंकार नहीं है। ये दोनों पंक्तियां कविता क्या है निबंध के उपशीर्षक अलंकार से ली गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। और ऐसे प्रश्न आप सभी ने देखा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके लिए भी आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अपने अधिकतम साथी मित्रों में कक्षा को शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा। हम आप लोगों को अनवरत रूप से कक्षाएं देते रहेंगे और उन सभी साथियों का, विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। मिलेंगे आपको नए मॉडल पेपर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।